मैं योगेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो है, ये 15 प्रश्नों का जो सेट है, यह आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी टेट, सी टेट और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे सुपर टेट के लिए, और भी जो उत्तर प्रदेश से और इंडिया लेवल के जो भी एग्ज़ाम हमारे होते हैं, चाहे वो ट्रिपल एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से प्रश्न आता है, उसके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए इसी के साथ हम देखेंगे अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए? तो याद रखिए, जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश के रूप में आपको नियुक्त होना है, तो जो भी व्यक्ति अगर यह नियुक्त हो रहा है तो उसकी जो अनिवार्यता है वह क्या होना चाहिए? कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। उसे वकालत का, उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करता है? दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, कोविड-19 ऐसी अन्य परिस्थितियाँ, कोविड-19 हो या उसी तरह की कोई अन्य परिस्थिति में हो, उसमें सरकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से बिना वेतन अनिवार्य सेवा ले सकती है। किस में उल्लिखित है? मूल अधिकार में, विविध अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में या नागरिकता में? तो आप याद रखिएगा, ये हमारे मूल अधिकार में इसको रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकार वाले पार्ट में रखा गया है कि अगर कोई हमारे यहाँ, हमारे देश में कोई भयावह स्थिति आ जाती है, जैसे कोविड-19 आया था, उस तरह से कोई और भयावह स्थिति आती है, तो सरकार किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन अनिवार्य रूप से सेवा ले सकती है। अगर कोविड-19 आया था या युद्ध हो जाए, उसमें सरकार क्या कर सकती है? बिना वेतन आपसे सेवा ले सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था होता है। जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था होता है, इसमें क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, क्योंकि यदि कार्यपालिका और विधायिका में क्या होता है कि परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये दोनों आपस में बहुत ही मिलकर शासन करते हैं। कौन? कार्यपालिका और विधायिका जो है, ये दोनों क्या करते हैं? मिलकर शासन करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन होता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र तथा राज्य के मध्य क्या होता है कि एक समन्वय स्थापित होता है, जिसके तहत अंतर्राज्यीय जो होता है वो परिषद का गठन होता है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत क्या होता है? राज्य परिषद का गठन होता है। इसमें क्या होता है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य क्या होता है? समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य परिषद का गठन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। कैसा होता है? एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद, इसका बात किसकी किया गया था? इसका अनुच्छेद 55, अनुच्छेद जो 55 है उसके 55A के तहत, अनुच्छेद 55(3) के तहत, 55(3) के तहत इसका बात किया गया है। इस अनुच्छेद 55(3) में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होगा। कैसा होगा? एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो।
कोई भी हमारे यहाँ का अगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा है तो वह क्या उसे पूर्ण करना चाहिए? 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु। तो याद रखिएगा, कोई भी पंचायती चुनाव लड़ने की योग्यता जो सबसे कम अवधि है वो होती है हमारी 21 वर्ष की आयु। अगर कोई भी पंचायत चुनाव लड़ रहा है तो उसकी वर्ष न्यूनतम वर्ष यानी कि कम से कम अगर उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि उसका जो नाम होना चाहिए वो पंचायत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तभी वो फॉर्म भर सकता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में कौन शामिल है? केवल लोकसभा है, केवल राज्यसभा है, केवल राज्यसभा और लोकसभा है, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों है? तो याद रखिएगा, जैसे ही भारतीय संसद की बात आए तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों निहित होते हैं, तीनों मिले होते हैं, तीनों के बिना काम नहीं होता है। संसद में तीनों होते हैं। हाँ, अगर ये पूछा जाए आपसे सदन कितने होते हैं तो हमारे यहाँ सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति को कहलाता है। जो उपराष्ट्रपति है इसी को राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा का सभापति ही कहा जाता है। और यहाँ पर एक प्रश्न और पूछता है कि राज्य के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके अभाव में राज्यसभा क्या करती है कि कार्रवाई की अध्यक्षता करती है उपसभापति के अभाव में। ठीक है, और याद रखिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न और होता है कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में जब अगर सभापति का जो चुनाव होता है, इसका सभापति का जो चुनाव होता है वह राज्य द्वारा जो आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। कहाँ से? राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, कौन? उपसभापति। उपसभापति जो होते हैं वह कहाँ से चुने जाते हैं? आंतरिक रूप से चुने जाते हैं, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं अंदर के, वही लोग खुद चयन करते हैं कि आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। कौन? उपसभापति। और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पे पूछा गया राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति अगर कोई करता है तो वह राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 316 के एक के तहत, अनुच्छेद 316 के एक के तहत राष्ट्रपति जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो याद रखिएगा, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 25 वर्ष है, और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के लिए यही उम्र सीमा बढ़ जाती है और वह 30 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 वर्ष हो जाती है। राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र 30 वर्ष होती है। और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई विधानसभा का बन रहा है तो विधानसभा का भी उम्र जो होता है वह आपका 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष होता है। विधानसभा का भी कितना होता है? 25 वर्ष, और राज्यसभा का 30 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में, राजस्थान में आपके विधान परिषद नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, भारत के जो नवनिर्मित संविधान है उसके अनुच्छेद 168 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को 1 या 2 सदन में मिलकर विधायिका बनाना होती है। ठीक है, 1 या 2 सदन से मिलकर विधायिका बनाना। लेकिन राजस्थान ने क्या किया? अपनी विधायिका के लिए 1 सदनीय व्यवस्था को चुना है, और वह क्या है? विधानसभा है। उसने विधान परिषद को नहीं चुना है। ठीक है, अगले बार पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 131 में
इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक जो क्षेत्राधिकार है उसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मौलिक अधिकार है, मौलिक क्षेत्राधिकार है, उसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। मुंबई और गुजरात को महाराष्ट्र विभाजित किया गया। मुंबई को गुजरात एवं महाराष्ट्र से कब विभाजित किया गया, दो रूप में कब विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वह होगा सन 1960। 1960 में क्या किया गया था, मुंबई को गुजरात और महाराष्ट्र दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? आपको पता होगा, जिला जो भी जिला होता है, जिला जज जिन्हें हम कहते हैं, जिला जज की नियुक्ति जो होती है वह कौन करता है? राज्यों में जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, जो राज्य का राज्यपाल होता है वह प्रत्येक जिले में एक जिला जज यानी कि जिला न्यायाधीश को नियुक्त करता है। ठीक, और हमारा अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कब होते हैं सेवानिवृत्त? याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है सेवानिवृत्त होते हैं। तो कब होते हैं वो? तो सेवानिवृत्त जो होते हैं वह 2 साल के बाद हो जाते हैं। 1/3 जो सदस्य हैं वह 2 साल के बाद उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।